दरअसल एनडी तिवारी जी का ऑरा बहुत बड़ा था। उनके बारे में कहा जाता था कि वो छोटे राज्य के बड़े मुख्यमंत्री हैं। हालांकि उन्होंने जो है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान कहा था कि मेरी लाश पे उत्तराखंड बने। लेकिन वो उसी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने को तैयार हो गई। वो बात अलग है कि बहरहाल वो हिस्ट्री हो गई। मुख्य उनका राज भी हिस्ट्री हो गया। लेकिन हाँ, वो ऐसा पॉलिटिकल कल्चर उस दौरान आया कि वो यूपी का इतिहास संस्करण बन के रह गया। आज भी स्टडी भी हाँ, हम तो चल रहा है। हम तो उत्तराखंड में जो है अपना सरल तरीके की जैसा समाज है उत्तराखंड का, वहाँ का समाज है, वैसा पॉलिटिकल कल्चर चाहते थे। जैसा हमने हिमाचल में देखा है, वैसा पॉलिटिकल कल्चर चाहते थे। लेकिन हमको विरासत में कुछ और चाहिए। और आई थिंक आपने जो एक बात बोली ना कि हम तैयार नहीं थे समय से पहले मिले। हाँ। तो आई थिंक ये अभी तक किसी ने ऐसा बोला नहीं मेरे को, लेकिन ये बहुत मेरे को लगती है कि ये बहुत बड़ा रीजन था। नमस्कार दोस्तों, द विश पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं आजकल कवर कर रहा हूँ उत्तराखंड के कुछ ऐसे अननोन हीरो या कुछ नॉन हीरोज जिन्होंने कुछ हट के समाज के लिए किया है। ऐसी एक शख्सियत के साथ आज मैं आया हूँ जिनका नाम है मनु पवार। बहुत सारे लोग उन्हें जानते हैं, और जो नहीं जानते उन्हें बता दूँ, वो एक लेखक, एक जर्नलिस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं, और समय समय पर वो उत्तराखंड के सामाजिक मुद्दे उठाते रहते हैं अपने माध्यम से, चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो या म्यूजिक के माध्यम से कहें या किताब या बुक्स, जैसा भी आप साहित्य के माध्यम से कहें। तो चलिए मन्नू भाई से मिलते हैं। मन्नू पवार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो पहले तो ये बताइए कि कैसी है आपकी ये जर्नी मीडिया में, क्योंकि काफी टाइम हो गया आपको, 2 दशकों से ज्यादा मीडिया में रह चुके हैं। संदीप भाई, मुझे ऑफिशियली कहूँ, नियमित पत्रकारिता कहूँ तो मुझे करीब 24 साल जितने उत्तराखंड की उम्र है, उत्तराखंड राज्य की उतनी हो गई है। उससे पहले मतलब अगर नियमित तौर पे ना मानूं तो उससे पहले भी मैं काम करता रहा हूँ। वैसे कम उम्र में मीडिया में आ चुका था और कम उम्र से काम कर रहा हूँ। 92 में नैनीताल समाचार से काम करना शुरू किया। तब हम लोग कॉलेज में, स्कूल में पढ़ते थे। छोटे छोटे काम किए हैं। फिर अमर उजाला में थे। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने 2 हिमालयी राज्यों में काम किया है, उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में। अच्छा। तो दोनों को मैं कंपेयर करके देखता हूँ तो फिर मुझे अपना राज्य याद आता है, अपनी वो चीजें याद आती है। मैं कंपेयर करना, मुझे आसानी होती है कि वो कहाँ से कहाँ पहुंचे और हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो ये मेरी छोटी सी जर्नी है, प्रिंट से शुरू करके, और मैं टेलीविजन में हूँ, टेलीविजन न्यूज चैनल में, दिल्ली में। ठीक है, तो आपने हिमाचल में भी किया, दोनों ही पर्वतीय राज्य हैं। जी तो जी। क्या आपको डिफरेंस लगा इन टर्म ऑफ डेवलपमेंट, या कुछ कमी उत्तराखंड में क्या कमी रही? क्योंकि हिमाचल मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा हमसे डेवलप्ड है। वो इसलिए आप कह सकते हैं क्योंकि हिमाचल की जर्नी लंबी है। हाँ। स्टेट के तौर पे, एक सेपरेट यूनिट के तौर पे उसकी जर्नी हमसे काफी लंबी है, काफी पहले की है। और वो डेवलप हुआ है एक सिलसिलेवार तरीके से। वो पहले सी स्टेट बना, फिर सेंट्रल रूल स्टेट बना। बहुत उसकी जर्नी बहुत धीमे धीमे और अलग अलग स्टेट काफी पहले। तौर पे हुई है। हमने आंदोलन किया और 6 साल के भीतर हमको स्टेट मिल गया। हम तैयार ही नहीं थे। तो तैयार नहीं थे मतलब हम लीडरशिप के तौर पे तैयार नहीं थे। हमारे आंदोलन में सब चीजें थी। हमारे आंदोलन में विचार था, हमारे आंदोलन में चेतना थी, सब कुछ था। लेकिन जिस लीडरशिप के हाथ में सौंपा गया ये राज्य 2000 सन 2000 को आधी रात को, 9 नवंबर को, 8-9 नवंबर की आधी रात को, वो लीडरशिप तैयार ही नहीं थी। क्योंकि उसके बहुत छोटे-छोटे स्वार्थ थे जिनके पास जो है लीडरशिप आई, और बेड़ा गर्क कर गया। वहीं से बेड़ा गर्क हुआ क्योंकि उनके पास विजन नहीं था। इसके उलट में हिमाचल में देखता हूँ। हिमाचल में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, उन्होंने पूरी तस्वीर बदल दी। उनके पास लीडरशिप आई नए स्टेट की। उन्होंने कई साल तक, करीब मेरे ख्याल से 25-26 साल तक वो उनके हाथ में कमान रखी उस स्टेट की। उन्होंने सूरत बदल दी। और मैंने तो करीब से देखा हुआ है। उस दौर की जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे बात करके देखा हुआ है कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने कैसे उस राज्य को संवारा। उनको भी कच्चा राज्य मिला था जैसे हमको मिला था, लेकिन उन्होंने संवारा एक गार्जियन की तरह संवारा। उन्होंने एक एक चीज पे ध्यान दिया कि बागवानी होगी और कैसी वाली खेती करनी है जिसमें पैसा हो, जिस खेती में। ऐसे नहीं कि हम अपने उत्तराखंड में कैसी खेती करते हैं, किसी तरह बस घर का जुगाड़ हो जाए, ये नहीं। उन्होंने उस खेती पे जोर दिया जिससे अर्निंग हो। अर्निंग होगी तो समृद्ध होगा वहां का समाज, वहां के परिवार, हिमाचल समृद्ध होगा। उन्होंने ये किया, सेब को प्रमोट किया, दूसरी फसलों को प्रमोट किया, दूसरे फलों को प्रमोट किया। तो ये उन्होंने काम किया। और ऐसा काम मैं तो हिमाचल में जब मैं वहां पुराने लोगों से बात होती थी तो वो कहते थे कि परमार साहब जो है
सरकारी कर्मचारियों को बोलते थे कि तुम शनिवार को चाहे जल्दी चले जाओ और सोमवार को चाहे तुम ऑफिस लेट से आओ, लेकिन गांव जाओ और बगीचे सही बोला। अपने जो है अपने बगीचों को संवारो। इस तरह उन्होंने लग लग के काम किया, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। और उसके उलट मैं अपने उत्तराखंड देखता हूँ, यहाँ तो सब अपना अपनी उसमें लगा हुए हैं। मतलब सबको लगता है कि यार ये मौका है, बस यही दोनों हाथों से बटोर लो, बस हो जाएगा काम। ये आप सही कह रहे हो। इससे जो है बेड़ा गर्क हुआ हमारे स्टेट। मैं लेट 90s से हिमाचल जाना शुरू हुआ घूमने। जी। तो कुछ हिमाचली फ्रेंड थे, तो उनके जैसे गाँव जाते थे, कहते थे गाँव चलो। और वहाँ जो घर होते थे वो, अगर मैं उस समय देखता था हमारे गाँव के घर, हाँ। तो पक्के सीमेंटेड होते थे और उनकी लैंटर्न जिसे बोलते हैं, हाँ ऐसे घर होते थे, सड़कें अच्छी होती थी। हाँ तो मुझे लगता था यार ये तो हिमाचल तो मतलब कहते हैं वे फॉरवर्ड है हमसे, तो ये हाँ, तो हाँ। बट और आपको ताजुब होगा 2011 का जो लास्ट जो सेंसस था, जो जनगणना थी, उसमें ऑलमोस्ट 90% जो है वो आबादी हिमाचल की गाँव में थी, उसके मुताबिक ऑलमोस्ट अच्छा। 89 या 82। तो वो गाँव में कैसे, ऐसा नहीं कि सब लोग गाँव में रह रहे हैं, ऐसा नहीं था। वो लोग शहर में भी रहते हैं तो गाँव में रहते हैं। मतलब गाँव उनका ऐसा नहीं था कि वो गाँव जाना मतलब परमानेंट एड्रेस उन्होंने गाँव को ही रखा। गाँव पे ही रखा, ठीक ठीक ठीक। क्योंकि वहां उनके खेत थे, बगीचे थे, सेब थे, दूसरे फल थे, दूसरी सब्जियां थी, वो पैदा कर रहे थे, फिर आ जाते थे नौकरी करने। लेकिन वहाँ पे उनका- मेडिकल फैसिलिटीज भी अच्छी हैं, अगर आप बहुत छोटे छोटे अच्छी हैं। कस्बों में नर्सिंग होम्स वगैरह। हाँ, लेकिन मैं वही बता रहा हूँ कि हिमाचल में काम हुआ है क्योंकि वहां पे उनको वो सौभाग्यशाली रहे कि उनको विजनरी लीडरशिप मिली, पहले डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की और फिर वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह का वीरभद्र सिंह ने भी बहुत काम, जो यशवंत सिंह परमार की लेगेसी थी, जो यशवंत सिंह परमार का ड्रीम था, ड्रीम उन्होंने वेल फॉलोड करा। बिल्कुल यार, एक अच्छा कल्चर बना, उससे कोई हिल नहीं पाया। जो उन्होंने भू कानून बनाया, उससे किसी की हिम्मत नहीं हुई कि हमारे जैसे उत्तराखंड में 2018-19 में 17 में शायद, हाँ, 18 में शायद उलट दिया, तो यह उत्तराखंड में हो सकता था, वहां नहीं। वहां आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उस भू कानून को इतना लचक बना दे जितना हमारी सरकार ने भाई जी अभी आपने बात करी विजनरी लीडर की, तो आपने बुक भी खैर इनडायरेक्टली उन पे लिखी है, जी। तो भी उस पे आता हूँ। लेकिन तो जो हमारे पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री थे नरेंद्र तिवारी जी, आई थिंक उनकी विजन बहुत ब्रॉड, जो भी है उनका थोड़ा इमेज को लेके थोड़ी अलग इशू था। और नरेंद्र सिंह नेगी जी का गाना भी आया है जिसने वो टेंट किया, आपने बुक भी लिखी लेटर ऑन। हाँ, लेकिन मैं एक मिनट थोड़ा सा, लेकिन उनका विजन मुझे लगता है जैसे आईटी पार्क बनाना, और उन्होंने काफी उस टाइम पे कुछ फंड्स रिलीज करवाए थे कि लोग अपने गांव में ऑर्चिड्स बनाए। इनफैक्ट मेरे गांव में भी किसी ने उसके जो पीचेस होते हैं उनके ऑर्चिड्स बनाए थे। तो ये चीज उसके बाद तो ठंडी पड़ के चली गई, पता नहीं कहाँ क्या। लेकिन आई थिंक विजनरी वो जो थी, जो आप जैसे कह रहे हो कि उनके बाद लेगेसी आगे जाने वाला कोई आया नहीं। ये मेरे को लगता है बहुत अनफॉर्चुनेट रहा उत्तराखंड में। हाँ, वो भी रहा। दरअसल एनडी तिवारी जी का ऑरा बहुत बड़ा था, उनके बारे में कहा जाता था कि वो छोटे राज्य के बड़े मुख्यमंत्री हैं। हालांकि उन्होंने जो है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान कहा था कि मेरी लाश पे उत्तराखंड बनेगा, लेकिन वो उसी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बनने को तैयार हो गई। वो बात अलग है कि बहरहाल वो हिस्ट्री हो गई, उनका राज भी हिस्ट्री हो गया। लेकिन हाँ, वो ऐसा पॉलिटिकल कल्चर उस दौरान आया कि वो यूपी का घटिया संस्करण बन के रह गया उत्तराखंड उस दौर में। मैं बात कर रहा हूँ, आज भी स्ट्रगल ही चल रहा है। हाँ वो चल रहा है। जो आप कह रहे हैं कि हाँ अलग अलग निवेश लाए, हाँ बिल्कुल लाए, क्योंकि उनके संपर्क बहुत बड़े थे, वो बड़े नेता थे, उनके कॉन्टैक्ट्स थे, बिजनेस घरानों से थे, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री रहे, वो यूपी में मुख्यमंत्री रहे, तो उनका जो है वो ठीक था। लेकिन जो पॉलिटिकल कल्चर, जब जिस दौर में आंदोलन लड़ा गया, उसमें हमने कल्पना नहीं की थी, हम तो उस पॉलिटिकल कल्चर के खिलाफ थे। जो यूपी में पॉलिटिकल कल्चर था, हम तो उससे मुक्त होना चाहते थे। हम तो उत्तराखंड में जो है अपना सरल तरीके की, जैसा समाज है उत्तराखंड का, पहाड़ का समाज है, वैसा पॉलिटिकल कल्चर चाहते थे। जैसा हमने हिमाचल में देखा है, वैसा पॉलिटिकल कल्चर चाहते थे। लेकिन हमको विरासत में कुछ और चीजें मिली। और आई थिंक आपने जो एक बात बोली ना कि हम तैयार नहीं थे और समय से पहले मिल गया, हाँ, तो आई थिंक ये अभी तक किसी ने ऐसा बोला नहीं मेरे को, लेकिन ये बहुत मेरे को लगती है कि ये बहुत बड़ा रीजन था। हाँ मतलब मात्र 6 साल में, हाँ मत नहीं, मत ये नहीं कह सकते कि 6 साल, हालांकि लड़ाई बहुत पहले की थी। मैं कहीं पढ़ रहा था 1969 में चौधरी चरण सिंह जब मुख्यमंत्री थे, तो तब भी विधानसभा में, यूपी की विधानसभा में ऐसी बात आई थी। बन जाना चाहिए था इससे पहले, बना बहुत लेट में। 1994 में तो मूवमेंट जो उबल के बाहर आया, मतलब दूध में उबाल आते, उबल तो बहुत पहले से रहा था, लेकिन एक मूवमेंट आता है ना, दूध में उबाल गिर जाता है। ठीक, हाँ, तो वो 94 में गिरा। ऐसा नहीं कह सकते कि हम 94 में हम अचानक लोगों में जो है वो पैदा हुई भावना और हमने राज्य मांग लिया, ऐसा नहीं था। राज्य के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। मतलब इवन 1938 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था,
तब उन्होंने कहा था कि यार ये जो ज्योग्राफी है इसको एक अलग यूनिट होना चाहिए। तो तब से हमारी मांग है, फिर 1950s में अलग बात हुई, डिमांड हमारी आती रही है समय समय पर कि हाँ इस स्टेट को, इस हिस्से को एक अलग स्टेट बनना चाहिए, क्योंकि इसकी ज्योग्राफी अलग है, इसकी दिक्कतें अलग हैं, इसके समाज की चिंताएं अलग हैं। तो 94 में वो उबाल बाहर आया, 2000 में हमको दिया गया। लेकिन हम समाज तो के तौर पे तो हम तैयार थे, लेकिन जिसको गवर्न करना था, जिसको पॉलिसीज बनानी थी, जिसको प्लानिंग करनी थी, वो तैयार नहीं थी। और उसी की जो परिणति थी उसकी रूप में ये किताब आई। ये गाथा एक गीत की मेरी किताब है, मैंने लिखी है गाथा एक गीत की, द इनसाइड स्टोरी ऑफ नौछवी नारायण। नौछवी नारायण ये हमारे जो लोक गायक है नरेंद्र सिंह नेगी जी, उन्होंने जिस दौर के पॉलिटिकल कल्चर की बात कर रहा था, एनडी तिवारी जी के जमाने के, उस दौरान की जो पॉलिटिकल विडंबनाएं थी उस पे ये गीत लिखा था कि कैसे लाल बत्तियां बांटी जा रही हैं, कैसे करप्शन हो रहा है, कैसे। तो उस पे ये किताब, लेकिन ये किताब सिर्फ एनडी तिवारी वाले राज की खामियों पे नहीं है। ये किताब उत्तराखंड की यात्रा जो अब तक रही है उसका एक अहम चैप्टर है कि कैसे इस स्टेट को, इसको लीड करने वाले लोगों ने किस तरह पहुंचाया। तो इस किताब में उसकी पूरी बयानी है गाथा एक गीत की। तो ये किताब जो है एक दस्तावेज है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एनडी तिवारी जी के जमाने में एक यूपी का घटिया पॉलिटिकल संस्करण बन के रह गया था उत्तराखंड। वो मैं देखिए जर्नी तो बड़ी बम्पी रही, और ठीक है थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है, एग्री, ऐसा नहीं कह सकते कुछ नहीं हुआ। हाँ, जितना होना चाहिए था या जिस जोश से राज्य बना था वो नहीं हुआ। तो क्या लगता है आपको फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आने वाली कुछ जो हुक्मरान होंगे वो कुछ इस दिशा में सोचेंगे या बस वही? देखिए संदीप भाई, अभी जो 23 या 24 साल का जितना हासिल उत्तराखंड का है, हमने क्या किया, हमने नेता पैदा किए, लीडर नहीं पैदा किए। अब थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, नेता पैदा किए, लीडर पैदा किए। लीडर मतलब विजन नहीं है जिनके पास, वो नहीं है हमारे पास। हमने नेता पैदा किए। हर कोई जो है नेता बनने, कोई विधायक बनने के, कोई ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए, बस यही जो ठेकेदार थे वो नेता बन गए, है ना। जो नेता जो मंत्री बनने लायक नहीं था, मुख्यमंत्री बन गए। इस तरह का एक पॉलिटिकल कल्चर हम लोगों ने डेवलप किया। तो उम्मीद तभी है जब ये चीजें हटेंगी। ये पॉलिटिकल जो सिस्टम चल रहा है ना, इससे कुछ नहीं होने जा रहा, क्योंकि इनके पास कोई विजन नहीं है। इनको प्रायोरिटी ही पता नहीं कि इस स्टेट की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। हमारे स्टेट की प्रायोरिटी यूसीसी हो सकता है, मुझे नहीं लगता। लेकिन यूसीसी में भी कुछ चेंज थोड़ी कराएंगे। नहीं तो नहीं किया, लेकिन मैं तो वही उसी को इन्होंने दोबारा मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी स्टेट जिसका जो बेसिक, जब 24 अगस्त सन 1994 को यूपी की विधानसभा से प्रस्ताव पारित हुआ था अलग राज्य का, तो उसमें था कि विशिष्ट भूगोल, इसकी विशिष्ट आर्थिक दशाएं ऐसी हैं कि इनको अलग राज्य चाहिए जी। विशिष्ट भूगोल का हाल ये है कि उत्तराखंड के विधायकों ने एक कैंपेन चलाया कि हमें गैरसैंण में नहीं जाना, राजधानी में, बजट सत्र में, क्योंकि वहां ठंड लग रही है। तो ये हाल है। तो जो हमारा ये पहाड़ी राज्य का हाल है, तो हमारी प्रायोरिटी तो कुछ और है, हमको कुछ और थमा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि तुम जमीन की लूट पे बैन लगाओ, जमीन लूट बंद करो, तो आपने दरवाजे खोल दिए जमीन लूट के। आप यूसीसी चिल्ला रहे हो, आप कुछ और चिल्ला रहे हो। बड़े सारे लोग हैं जानकार जिन्होंने उत्तराखंड में जमीनें ले ली। ठीक है, मैं मतलब गलत नहीं कहता, गवर्नमेंट अलाउ कर रही है तो वो ले रहे हैं। और उनका मकसद, बहुत सारे ऐसे जो कमर्शियली नहीं, खुद ही वहाँ जा रहे हैं, रिटायरमेंट होम बना रहे हैं, वहीं जाके बस रहे हैं। ठीक है, बुराई नहीं है, लेकिन हाँ एग्री कि होता ये है कि उसके चलते जो वहाँ के मूल निवासी हैं उनकी थोड़ी सी उपेक्षा हो जाती है। हाँ, मतलब उनके अधिक, हर स्टेट जो है अपने मूल निवासियों की जो उसके बेसिक अधिकार हैं उनकी सलामती के लिए कानून लाती है। हिमाचल प्रदेश में भी जो धारा 18 भूमि कानून लाया गया था परमार साहब के टाइम पे, उसमें भी लोकल हित देखे गए थे, स्थानीय हितों का संरक्षण किया गया था। वीरभद्र सिंह ने भी उनको और प्रोटेक्ट किया। वहां की सरकारें अपने स्थानीय समाजों को प्रोटेक्ट करती रही हैं। वहां किन्नौर के समाज, किन्नौर एक ऐसा मुल्क है, वो है वहां पे जिला जहां पे हिमाचली भी जमीन नहीं खरीद सकते। हाँ, क्योंकि वो ट्राइब आता है। हाँ, तो आप इसके पीछे क्या मंशा है कि उसको बचाने की ना, उसके संस्कृति को, उसके समाज को बचाने की मंशा है। तो जमीन को बचाने के मतलब समाज को, संस्कृति को बचाना भी तो है। तो जब हिमाचली ही अपने हिमाचल में जमीन नहीं खरीद सकता, मतलब किन्नौर में या लाहौल स्पीति में, तो ये भी तो बना है ना, वहां के सरकारों ने अपने समाजों को प्रोटेक्ट किया है। exactly. तो हमारी सरकार हमारे समाज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों नहीं कुछ करती, ये हमारा सवाल है। तो कई सारे ऐसे जो बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं जिनका काफी अच्छा नाम है, जो फ्रंट कैमरे पे होते हैं या जो न्यूज रूम में भी आते हैं,
तो नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं। तो ऐसा क्या है कि वो लोग इन मुद्दों को नहीं उठाते? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उस पोजीशन पे पहुंचे जहाँ पे लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो बहुत ईजी है, आप उठाइए ये मुद्दे। जैसे जंगलों की आग है, बड़े शर्म की बात है ये कि जंगलों की आग का सीजन माना जाता है कि 15 फरवरी हो गई, अब जंगलों में आग लगने का सीजन है। ये कौन सा सीजन होता है? या अच्छा अब जुलाई शुरू हो गई, अब लैंडस्लाइड का सीजन हो गया, ये क्या सीजन होता है? ये कोई सीजन होता है? ये तो आपदा है, कभी भी आ सकती है। लेकिन जंगलों में आग लगने के कारण क्या है? क्या कोई करप्शन है? क्या वन विभाग इसमें इन्वॉल्व है? नए पेड़ जो लगते हैं उन पेपर वो कहाँ होते हैं? मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मीडिया वालों को उठानी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप खुद एक मीडिया से, उत्तराखंड से हो, दर्द समझते हो आप, पर बहुत सारे उत्तराखंडी जो है मीडिया में, वो क्यों नहीं इसको उठाते हैं, या क्या कमी है? अभी हमें लगता है कि या सबको पता है कि भाई पहाड़ खबर तभी बनते हैं जब कोई आपदा होती है ना, या कोई पॉलिटिकल हलचल होती है। तो दरअसल अब मतलब हर चीज जो है हमारे हाथ में नहीं होती। हम लोग पहाड़ से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पहाड़ की खबरें हम मतलब हमारे यहाँ वो है कि हम ही चलाएंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि पूरा सेटअप होता है, पूरा सिस्टम होता है। हम लोग ये जरूर, हमारे पास जो दूसरे प्लेटफॉर्म है, जरूर हम अपनी वहां बात रखते हैं और सब रखते हैं, लेकिन जिस संस्थान में हम काम करते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हम उस पोजीशन में हों कि हाँ हम वो तय कर सकें कि ये मसला हम उठाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। हर आदमी किसी न किसी चीज से बंधा हुआ है, मतलब सबके अपने हस्तनापुर हैं, जो सब अपने हस्तनापुर से बंधे होते हैं। कि अगर कोई आदमी किसी संस्थान में काम कर रहा है तो क्या वो ऐसे मसले उठा सकता है? नहीं उठा सकता। उसकी सेवा शर्त में वो चीज आती है नहीं आती है, ये एक रहता है बीच में। लेकिन हाँ, उसके अलावा कई मसाइल हैं, बहुत लोग उठाते हैं, उठा सकते हैं, मतलब उठाना भी चाहिए। हम लोग भी कभी कभी जो है जो जो बीच में लक्ष्मण रेखा होती है उसके इर्द गिर्द जो है चीजों को भूल लेते हैं, कह देते हैं। वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, ग्रे एरिया। हाँ तो कह देते हैं और इसमें गुंजाइश निकल जाती है। वो उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो कितना साहसी है, वो क्या कदम उठा पाता नहीं उठा पाता है। तो एक बड़ा वैसा थोड़ा सा मतलब क्रैंकी क्वेश्चन है इसमें। क्या है कि जैसे आपने 2 दशक पहले शुरू किया, चलो आपने प्रिंट मीडिया से शुरू किया, प्रिंट मीडिया की बात थोड़ी सी डिफरेंट होती है और इलेक्ट्रिक मीडिया इज डिफरेंट। तो आप इलेक्ट्रिक मीडिया पे आए और वहाँ पे बीइंग उत्तराखंडी उस समय इतने नहीं होते थे। पर मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरों की लॉबिंग होती है, बट एक फेवरिज्म होता ही है। कल को मैं भी कहीं जाता हूँ, वहाँ पे उत्तराखंडी मिलता है तो उसके साथ एक थोड़ा सा एक कनेक्ट आता है। तो आपको कुछ चैलेंजेस क्या आ रहे होंगे? क्योंकि आज तो चलो ठीक है, भरमार है कि आप तो देखो कोई भी बहुत मिलते हैं आपको, तो एक सपोर्ट होता है, एक दूसरे का साथ होता है। बट उस टाइम पे जब आप आए थे तब तो इतने नहीं थे, तो क्या चैलेंजेस आए आपको? देखिए संजय भाई, हम लोगों की पृष्ठभूमि जो है ना, वो बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। सही बात है, क्योंकि हम जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, पहाड़ों में रहना ही चैलेंज है। हाँ, तो वो सरल सी पृष्ठभूमि है। यहाँ जब हम दिल्ली के मैदान में कूदे, ये रण क्षेत्र है, एक तरह का कुरुक्षेत्र है। तो ये जो है ना, एक आक्रामक समाजों से हमारा सामना हुआ। आक्रामक समाजों से, हम तो जो है बहुत सरल से लोग थे, हम सरल सी बात पे जो है बहुत सरल सी तरह का बिहेव करते हैं, लोगों से बहुत प्यार से बोलते हैं, बहुत सरल तरीके से बात करते हैं और अच्छी तरह से बिहेव करते हैं। यहाँ हमें बहुत एग्रेसिव लोग मिले, एग्रेसिव समाज मिले, तो कई बरस तक हम समझ ही नहीं पाए कि इनसे कैसे डील करें। और ये हर पहाड़ी के साथ, खासकर आप जैसे पहाड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप तो ये पढ़े लिखे तो आप बचपन से यहाँ के आक्रामक समाजों को देख रहे हैं, आपने जाना है कि आप इनसे कैसे मुकाबला करना है या इनसे कैसे सामना करना है। आप तो ट्रेंड है यहाँ पे। हम जो पहाड़ से आके यहाँ आए, हमें समझने में टाइम लग गया यार, ये तो बड़े अग्रेसिव हो गए, हम दुबक के रहते थे, तो हमारे लिए ये बड़ी दिक्कत थी। तो इतने साल हम वैसे निकल गए तो हमारी ग्रोथ वहीं रुक गई, क्योंकि हम बहुत वोकल नहीं थे। इसलिए नहीं थे क्योंकि से मतलब रखने वाली, हाँ, हमने अपना काम किया, पूरा मेहनत की, लेकिन वो मेहनत रजिस्टर्ड नहीं होती थी। क्योंकि यहाँ पे चलन ये होता है कि जो यहाँ पे हमने देखा है, आपको काम ही नहीं करना है, उसको गाना भी है, मतलब वो ज्यादा जरूरी है। ये हमें नहीं पता था। ये हमारे समाज को, या जो वहां से लोग पहाड़ से आते हैं बेचारे, हम जैसे लोग, हम भी सीधे पहाड़ से आए, हमें नहीं पता था कि काम करना ही काफी नहीं है, उसको गाना, जगह जगह सबके कान में बताना कि मैंने ये किया, ये जरूरी थी। ये हमें यहाँ पे जाके पता चला, और कई साल बाद पता चला जब हमको फेल्योर सी लगे, हमें लगा यार हम फिट नहीं है यहाँ के लिए। हम जब आए हमें लगा नहीं यार, भागना पड़ेगा, ये तो बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ तो बहुत एग्रेसिव लोग हैं, तो खा जाएंगे हमको। मतलब ऐसा लगता है कि हर एक का जबड़ा खुला हुआ है, ऐसा हर एक जो है, कोई जो है वो होता है ना नदी में जो मगरमच्छ जो है, सबके जबड़े खुले पड़े हैं, कोई खा जाएगा। बट आई थिंक तो मैं ये बोलूंगा उस हिसाब से कि उत्तराखंड में काफी अच्छा, हाँ, मतलब अब यहाँ वो है। हाँ, अब यहाँ पे बात आती है मेधा की, टैलेंट की, हुनर की। हम जिस जगह से आते हैं, जिस हिमालयी रीजन से आते हैं, वहाँ जो है इनोवेशन, हमारी जो
हमको जो नेचर ने दिया है, हमारे भीतर जो नेचर ने दिया है वो हमको क्रिएटिविटी दिया है। मतलब जो आप कह रहे थे ना कि बहुत लोग हैं पहाड़ के मीडिया में, तो क्रिएटिविटी हमको बाय नेचर मिली उत्तराखंड में रह के, पहाड़ों में रह के। तो बहुत से लोग मीडिया में इसीलिए हैं क्योंकि उनके खून में रचनात्मकता है। वो पढ़ने में अगर अच्छे नहीं भी थे तो भी सृजन था उनके भीतर, कुछ ना कुछ रचने का था। कोई अच्छा कवि बन गया, कोई अच्छा लेखक बन गया, कोई अच्छा जर्नलिस्ट बन गया, कोई अच्छा पेंटर बन गया, कोई संगीतकार बन गया। अच्छे लोगों ने मतलब बहुत नाम कमाया है और मीडिया में तो बहुत है। ज्यादा दूर नहीं जाते, अगर आप बाहर जाओ जी, हर इंडियन रेस्टोरेंट में कोई ना कोई एक पहाड़ी शेफ होता है। हाँ बिल्कुल होता है। और लोग अक्सर बोलते हैं कि जैसे कहीं आप जाओ और बोलो यार खाना अच्छा है आपका, हाँ हमारा गढ़वाली शेफ है। हाँ तो मतलब एक रेस्टोरेंट में गढ़वाली शेफ होना मतलब ये है, या हाँ, तो उत्तराखंडी शेफ होना मतलब ये है कि देखो हमारे जो क्रिएटिव टीम है, ये जो हमारी टीम है, ये बहुत स्किल्ड है। मतलब देखो एक नाम कमाया है। उन्होंने अपने घर से नाम कमाया ना, अपनी इज्जत कमाई। और वो ऐसे नहीं थे कि हम तुम मतलब अग्रेसर समाज नहीं थे। उन्होंने अपने काम पे ध्यान रखा, अपनी अपनी मेहनत के दम पर अपने नाम कमाया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, एक चाइना में टीवी के एक रतूड़ी करके हैं, रतूड़ी, हाँ, वो रेस्टोरेंट में गए थे, वहाँ चाइनीज फिल्मों में हीरो हैं, देव रतूड़ी करके उनका नाम है। अच्छा, हाँ, चाइनीज फिल्मों में हीरो हैं और उन्होंने चेन ऑफ रेस्टोरेंट उन्होंने खोल दिया है चाइना में। वो चाइनीज फिल्म्स में आते हैं। हाँ, चाइनीज फिल्म में हीरो है वो, देव रतूड़ी, टिपिकल गढ़वाली। जब आप उनसे बात करोगे टिपिकल गढ़वाली, मतलब मैंने उनके वीडियोस देखे हैं मैंने, लेकिन गढ़वाली कल्चर जो है उनसे कांटेक्ट हाँ, करने की बिल्कुल। कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल किया जाना चाहिए। तो वो तो अपने आप में ही वो है। तो मतलब आप देखिए ना कि टैलेंट हमारा कहाँ से कहाँ पहुंचा है। एक गांव देखो पानी को रोक नहीं सकता पत्थर भी, हाँ, पानी रास्ता बना देता है। हाँ। बशर्ते आपके अंदर हाँ। उतनी ताकत होनी चाहिए कि आप पानी को, कहते हैं ना कि वेव होती है जो, हाँ, हाँ, उसको वो करें। तो मनु भाई, ये तो चलो काफी सांस्कृतिक और ये सब रहेगी, पर मुझे ऐसा लगता है जो मेन, जैसे भी हम पहले डिस्कस कर रहे थे, पॉलिटिकल एम्बिशन जो है या पॉलिटिकल विल पावर है, तो आज भी मैं देखता हूँ उत्तराखंड में लोग अक्सर कई बार वीडियोज आते हैं कि 10 किलोमीटर दूर से किसी बूढ़ी औरत को या प्रेग्नेंट को या कोई हाँ। घायल को उस पे पालकी घाट पे पे, लेकर आ रहे हैं, पालकी पे ला रहे हैं, कुर्सियों में ला रहे हैं। तो ये तो बेसिक कहते हैं ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो लेकिन उत्तराखंड को अगर आप लोगों को देखो, जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसा लगता है उनको कुछ चाहिए ही नहीं, ना उन्हें एजुकेशन चाहिए। वो तो घूम के बस उनकी मतलब कहानी कहीं और घूम जाती है, और वो किसी एक डिफरेंट मुद्दे पे, ठीक है मैं कहता हूँ वो भी जरूरी है, पार्ट ऑफ हमारा कल्चर ही है, लेकिन जो कहते हैं ना भूखे पेट भजन नहीं होता, लेकिन वो भजन करने को तैयार है, भूखे पेट ही सही। तो क्या लगता है आपको कि ये कुछ इसमें कुछ चेंजेस आएंगे? क्योंकि ये भी बहुत बड़ा रीजन है। देखो पॉलिटिशियंस वो कर रहे हैं जो उनकी जनता को चाहिए, वो क्यों टाइम बर्बाद करें किसी ऐसी चीज में जो ज्यादा डिफिकल्ट है, जिसमें ज्यादा पैसा लगेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी, बनस्पत उसकी खड़ोगी से भाषण देना है और जनता आपको वोट दे ही देगी। तो क्या लगता है आपको ऐसा क्यों है? क्योंकि उत्तराखंडी जो है इमोशनल है, पर बेवकूफ तो नहीं थे। व्हाट वेंट रॉन्ग? संदीप भाई, हमारा जो समाज रहा है उत्तराखंड का पहाड़ी समाज, या मैं हिमाचल में रहा हूँ, मैं हिमाचल का भी बात कर रहा हूँ, हिमाचल और पहाड़ी समाज का एक पॉलिटिकल कल्चर है, एक पॉलिटिकल मिजाज है जो मैंने करीब से देखा है। वो बेसिक जो उसमें मिजाज है वो सत्ता विरोधी है। सत्ता मतलब अपने विधायक से वो जल्दी नाराज हो जाएंगे, अपने मंत्री से जल्दी नाराज हो जाएंगे, अपने मुख्यमंत्री से जल्दी नाराज हो जाएंगे। ये मैंने हिमाचल में भी देखा है, ये मैंने उत्तराखंड में भी देखा है। ये तो अभी सुनिए तो सही। 19 में भी देखा था। हाँ, नहीं, फिर मैं आता हूँ उस बात पे। हमारे यहाँ एक केंद्रीय पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के एक बड़े मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री तिवारी सरकार में। तो वो क्या करते थे कि रात को जब आते थे पौड़ी, तो उनकी गाड़ी हूटर बजाते हुए चलती थी। जी। जबकि रात सब सो गए हैं, अपना हूटर बजाने का क्या मतलब है? लोग चिढ़ गए, अच्छा आज मंत्री बन गया तो हूटर बजा के आ रहा है। लोगों ने उसको हरा दिया अरे वाह, हूटर के चक्कर में। एक हमारे यहाँ एक बार चुनाव में, सिर्फ हूटर की चक्कर। हाँ मतलब गुस्सा हो गया उससे, उसके बिहेव से गुस्सा हो गया कि यार ये क्या आपने दिखा रहा है कि अच्छा मंत्री बन गया तो जिताया तो हमने ही तुझे। मतलब उसकी बात कर रहा हूँ कि कैसे लोगों का मिजाज है। सत्ता विरोधी, सत्ता मतलब स्टैब्लिशमेंट, सत्ता मतलब सरकार विरोधी नहीं कह रहा हूँ, स्टैब्लिश, कोई भी स्टैब्लिशमेंट। एक मंत्री जो है, बहुत बड़ा नाम था, वो है अभी भी उत्तराखंड में, उसके बारे में चर्चा चली, अफवाह उड़ी कि उसने गोवा में होटल बनाया। ठीक, बहुत अच्छा, लोगों ने अच्छा हमारा माल वहां दबा रहा, वहां होटल खोल दिया, उसको हरा दिया। तो हिमाचल में भी ऐसे हुआ। हिमाचल में तो हर 5 साल में रोटी बदल देते हैं, तवे की जलने जाए, सरकार बदल देते हैं। हमारे यहाँ भी ये कल्चर था। लेकिन 19 वाला इलेक्शन पोस्ट डिजिटल, उसका पोस्ट सोशल मीडिया इलेक्शन, मतलब 14 उसके बाद की जो बात कर रहा हूँ,
नहीं 19 का कम या 17 22 का जो है 22 हाँ। तो अब जो है ना अब वाला जो इलेक्शन है वो उसमें सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा फैक्टर बन गया, बहुत बड़ा है। तो सोशल मीडिया के जरिए क्या क्या चीजें आ रही हैं, गांव गांव तक पहुंची हुई है। गांव गांव तक रोज आपके दिमाग में कुछ भरा जा रहा है, कैंपेन किया जा रहा है, और वो 24/7 है। तो वो कैंपेन, एक कैंपेन वो है जो लगातार चल रहा है 365 दिन। ये कैंपेन तब चुनाव में होता है, तो लेकिन कैंपेन तो वो लीड ले गया ना जो लगातार चल रहा है। तो वो कैंपेन बहुत असरदार है। और इस चक्कर में मुझे मुझे वो याद आता है कि वो ग्लैडिएटर्स होते थे ना रोमन में, जनता जो है अपना ताली बजा ताल लड़ रहे हैं, है ना, वो लड़ रहे हैं, ताली बजा रही है, जनता भूल गई कि यार रोटी वोटी भी है ये सब। तो हमारे यहाँ जो है ये नेता भी समझ गए हैं, जनता को ग्लैडिएटर्स लड़वाओ। तो जो है ये ग्लैडिएटर्स एक सिंबॉलिक है, सिंबल है कि आप ऐसे मुद्दे जो ऐसे मसले जिनका सर पैर नहीं है, बस तालियां बजा जनता। ठीक। तो वो पकड़ गए हैं कि राज कैसे करना है। हम लोग बेवकूफ हैं जो हमारी जो है व्हाट्सएप में ही आप खुश PhD कर ली। हाँ, उसी में हम जो है किसी दुश्मन को जो है मार दे रहे हैं, किसी मुगल को हम हरा दे रहे हैं, व्हाट्सएप पे चल रहा है। आपने व्हाट्सएप की बात करी तो कोविड के टाइम पे एक हमारे जानकार हैं, वो PhD हैं, उन्होंने रेडियो वेव पे PhD करी, पहाड़ी है, वो कुमाऊं से हैं। तो किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में, पहाड़ियों के व्हाट्सएप ग्रुप में हम हैं, और वहाँ पे वो जब ये ताली थाली वाला जो शुरू हुआ था तो उसमें अरे ये होगा वो होगा, तो किसी ने लंबा चौड़ा एक लिंक डाला कि आप ताली बजाओगे तो उससे ना पॉजिटिव वेव निकलेगी, उससे कोरोना के वायरस मरेंगे। तो मैंने भी पढ़ा, मैं हंसा, पर मैंने कहा छोड़ो यार, क्या किसी से बहस करनी। बट वो बीइंग डॉक्टरेट इन रेडियो एक्टिव वेव्स और इन सब, उन्होंने बोला यार ऐसा कुछ नहीं होता, ये फेक है, प्लीज ऐसा ना करो, आप इस बड़ी बीमारी को ना इन फालतू के फॉरवर्ड से और ज्यादा खराब कर रहे हो। तो बोलते कि हाउ डू यू नो, मतलब बहुत गंदी लैंग्वेज बोला। बोले यार मैं डॉक्टरेट हूँ। कह रहे क्या कर दिया तूने PhD करके, जैसा तो हम जानते। तो मतलब ये सच्ची में एक ऐसी हुई थी। पर जैसा कि आप बता रहे हो कि जनता जब खुश नहीं होती उत्तराखंड की या पहाड़ी, तो बदल देती है। हमने 22 में देखा कि मुख्यमंत्री को ही उनकी सीट से हरा दिया। तो मेरे हिसाब से क्या, इट्स अ फेलियर, इट्स अ रिपोर्ट कार्ड कि भाई आपकी अपनी जो घर के लोग आपको कहते हैं कि दुनिया भर में गाली खा लो, घर वाले तो आपको पानी पूछ ही लेते हैं, पर यहाँ तो ऐसा हुआ कि घर में आपको कर दिया। तो खैर मैं कह रहा हूँ कि जब तक आपको ये समझ नहीं आएगी कि यार हमारे सामने ग्लैडिएटर्स लड़वाए जा रहे हैं, हम तालियां बजवाए जा रहे हैं, कुछ मतलब है इस बात का। आपके रोज खबर आप, अच्छा उत्तराखंड में लोग जो अखबार देखते हैं ना, पढ़ने वाले लोग हैं, अखबार देखते हैं, अच्छा एक जो है गर्भवती महिला वहां से पैदल ला रहे थे, रास्ते में उसने बच्चा जन्म लिया। एक बुजुर्ग जो है पालकी में बिठा के, रोड नहीं थी, डंडी में बिठा के लाए उसको रास्ते में मर गई, है ना। एक अस्पताल नहीं मिला, किसी को जो है अस्पताल नहीं मिला तो इलाज के उसमें मर गई। अरे ये मुद्दे आप रोज देख रहे हो भाई, इसमें भी आप खून नहीं खोलेगा कि यार हमारे बेसिक मुद्दे तो ये है भैया। एग्जैक्टली, हमारी बेसिक मुद्दे स्वास्थ्य है, हमारे बेसिक मुद्दे शिक्षा है। एक पलायन की एक बहुत बड़ी वजह सिर्फ आर्थिक वो नहीं है, रोजगार तो है ही है, स्वास्थ्य, शिक्षा, अस्पताल। भाई मरने, जो अस्पताल वहां पे है ना, वो मरने के लिए है लोगों की। लोग जान जोखिम में डाल के वहां रह रहे हैं, जो पहाड़ में रह रहे हैं। आप बहुत लोगों में सवाल करते हैं कि आप तो चले गए नीचे साहब, अरे भाई वहां पे नीचे जाके कम से कम ये है ना कि अगर कोई आपको कुछ दिक्कत हुई तुरंत आप हॉस्पिटल जा सकते हो। अब पहाड़ में कोई होगा, वहां से डंडी में लाओगे, वहां अगर बाय द वे आपके पहाड़ में अगर कोई इमरजेंसी है तो 90% आप, हाँ बाय द वे आपका गाँव भूंगा है, भूंगा में किसी को तकलीफ हो गई रात को, कोटद्वार ले जाएंगे, कोटद्वार बोलेगा नहीं यार रेफर करते हैं देहरादून, जौलीग्रांट में रेफर करेंगे, वो बोलेंगे नहीं यार वो वहाँ एम्स के करते हैं, हो गया काम इतने में। कोटद्वार जाने से पहले आपको रोड तक जाने में कम से कम आधा घंटा लगेगा। हाँ, तो वही कहते हैं इनिशियल आधा एक घंटा क्रूशियल होता है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि यार बेसिक चीजें जब हमारे लोग नहीं समझेंगे कि भाई हमारी ये स्टेट इसके लिए नहीं बना था कि हम जो है ग्लैडिएटर्स लड़वाते कि ताली बजवा दें, हमने मुद्दों के लिए लड़ा था। अपनी जो हम जो हमारी जो तकलीफ, जो उत्तर प्रदेश में संकल्प पारित हुआ था 24 अगस्त 1994 को, यूपी की विधानसभा ने कहा था कि विशिष्ट भूगोल है, इसकी विशिष्ट आर्थिक दशाएं हैं, इनकी हालत ठीक नहीं है, यहाँ काम होना चाहिए, इसलिए इनको अलग राज्य चाहिए। हिल स्टेट की बात थी उस समय जी, 8 जो है जिले थे तब तो हरिद्वार था ही नहीं उसमें, है ना। तो हम ये कौन समझे, मैं तो धीरे धीरे अपनी तरफ से जो मुझे पता है वो चीजें मैं डालता रहता हूँ कहीं ना कहीं कि भाई ये हमारे मुद्दे थे। मैं याद दिला रहा हूँ, हालांकि नक्कार खाने में तूती की आवाज है, इतना शोर है कि वो सुनाई नहीं देगा, लेकिन ऐसा होता है ना कि आप तो सेटिस्फाई हो रहे हो, चलो आपने ट्राई किया। हाँ, मैं डाल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ लोगों को, खोद के निकाल रहा हूँ कि भाई ये मुद्दे थे, इन पे लड़ा गया था, ये मसले थे, ये तय हुआ था, ये हमारे बेसिक मुद्दे हैं, और 24 साल भी वहीं के वहीं।
वही हाल है। तो ये क्या बदला? कुछ नहीं बदला। तो मैं कह रहा हूँ, जो मैंने कहा था, नेता हमें मिले, लीडर नहीं मिले। तो नेताओं के लिए तो हो गया, नेताओं के लिए स्वर्ग है हमारा उत्तराखंड। लीडर चाहिए हमें, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जैसा चाहिए, वीरभद्र सिंह जैसा चाहिए, जो पहाड़ की सोच रखता हो, पहाड़ की समझ रखता हो, वैसा नेता। मोहन सिंह खंडूरी जी थे। हाँ। तो उनको तो उनकी पार्टी ने हटा दिया था, तो मतलब वापस हाँ, ये वो पार्टी पॉलिटिक्स में ऐसा होता है। और सोचो कि मतलब क्या बोलोगे आप? उनके खिलाफ विधायक जो है दिल्ली दौड़ाए थे कि नहीं साहब, ये तो हमें जो है कोई छूट ही नहीं दे रहे हैं, छूट नहीं दे सब अपने हाथ में कब्जा में किया सरकार हुआ में है। है ना। तो वो भोजन खंडूरी जी से मेरी मुलाकात हुई थी उस दौरान। तो उस दौरान उन्होंने सख्त कानून, वो कानून को और सख्त किया था। तो उनमें थी कि हाँ कुछ करेंगे, उनके इर्द गिर्द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के पीछे भी उनका बहुत बड़ा हाँ, प्लान वो था। वो उत्तराखंड में भी वही। हाँ, उत्तराखंड में जो भेजा गया था वो थे, वो अकेले नहीं थे, उनके साथ मनोहर कांत ध्यानी जी थे। हाँ जी। वो बहुत बड़े मतलब आइडियोलॉग थे, वो पहाड़ को लेके बहुत बड़े पैरोकार थे। तो वो लोग थे, उनका एक विचार था कि नहीं यार पहाड़ के लिए कुछ किया जाए, और वो कर रहे थे। लेकिन अब पॉलिटिकल जो चीजें थी, हालात थे, समीकरण थे, वो उनके हाथ में नहीं हुए, तो बस खत्म हो गई कहानी। तो आप जहाँ का कहाँ है, आप देख लीजिए, 24 साल हो गए, 12 मुख्यमंत्री हो गए तब से। मतलब इतनी स्पीड देखिए, मुख्यमंत्री की पैदावार देखिए आप हमारे यहाँ। अच्छा, मतलब 24 कहाँ से अचानक से हैं? जिनका नाम भी नहीं पता। हाँ, मतलब देखिए ना, 24 साल में 12, मतलब 12 दूनी 24, तो हर 2 साल में, हर 2 साल में एक मुख्यमंत्री बदल रहा है। और ये तो 2 साल में से बताऊं कि 5 साल तो एनडी तिवारी इकलौते सीएम थे जो 5 साल रहे। अगर उस 5 साल को हटा दें तो 23 साल पूरे हुए, 23 में 5 साल हटा दें, 18 साल में 11 मुख्यमंत्री, मतलब 1.5 साल है। 1.5 साल मुख्यमंत्री। 1.5 साल में ये क्या बात है? मतलब क्या खेल चल रहा है ये? ये बहुत तकलीफ देती है, बहुत ज्यादा। तो सब अब तो ओपन टू ऑल है ना, अब तो आपने सब कुछ चीजें हटा दी हैं। आप, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आपको प्रायोरिटी तो तय करनी ही होगी कि आपको अपने समाज को प्रोटेक्ट कैसे करना है। आप यूपी का घटिया संस्करण बन के रह गए हैं, जो मैं पहले शुरू में कहा। आप नहीं कर सकते भाई, आपको आंदोलन, आपको ये राज्य जो है शहादत के बाद मिला है। कितनों ने जान लोगों ने जान दे दी है। रामपुर तिराहा कैसे हाँ, इतना विपद कैसे भूल आज वो सकते हैं? पुलिस वाले शायद छूट गए। कैसे भूल सकते हैं इतने, मतलब हम तो आंदोलन में रहे हैं। हम सुबह 4 बजे जग के जी प्रभात फेरी किया करते थे, कड़काते सर्दी ठंडी। इनको तो हमारे विधायकों को ठंड लग रही है शहर में, हम तो जनवरी के वो भी गर्मियों में बोला था। हाँ, हम तो सर्दियों में 4 बजे उठ के पूरा प्रभात फेरी निकाला करते थे कि उठा जागा उत्तराखंडी सॉन्ग पढ़ते ही नई जी के गाना गाते थे। तो हम तो मतलब ठंड के, हम तो हमारे भीतर ही था कि हमें तो अपना राज्य चाहिए भैया। अरे नेगी जी का भी एक तगड़ा ग्रैंडर अभी भी देखिए, इतने लोग वो कर रहे थे रिक्वेस्ट, पर लोगों में कुछ हो नहीं रहा था। नेगी जी की एक इमोशनल अपील के बाद पूरा ऐसा लग रहा था कि तो मैं कह रहा हूँ कि ये क्रेडिबिलिटी जो नेगी जी के पास है, ये हमारे लीडरशिप के पास क्यों नहीं है? गलत जगह है। बिल्कुल, ये क्रेडिबिलिटी वीरभद्र सिंह के पास थी, हिमाचल में यशवंत सिंह परमार के पास थी। हमारे पॉलिटिकल लीडरशिप के पास ये क्रेडिबिलिटी हो तो उत्तराखंड की तस्वीर बदल जाए, सूरत बदल जाए। मैं कह रहा हूँ आज से एग्जैक्टली 10 साल पहले मैं एक बार नेगी जी से मिला था, तो शुक्र है भगवान का बहुत आशीर्वाद है कि उनसे अक्सर मुलाकात होती है, आशीर्वाद मिलता रहता है उनसे। तो तब मैंने नेगी जी को ऐसे ही बोला था, नेगी जी आप जैसे लोग अगर पॉलिटिक्स में आएंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छा राज्य के लिए होगा। तो उन्होंने बड़ा हंस के ना, बड़ा एक मजाक सा जवाब दिया था, लेकिन बड़ी गहरी बात थी। कह रहे अगर आपको कमाई हुई इज्जत गंवानी है ना विद इन सेकेंड, पॉलिटिक्स में आ जाओ। और वो मैंने देखा, मैंने कहा बात तो सही है, क्योंकि इतनी तू होती है आपस में। हमारे यहाँ मतलब नेगी जी भी हैं और बहुत लोग हैं जो आंदोलनकारी हैं, जो लड़ ही रहे हैं, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं, वो लड़ रहे हैं फिर भी। वो पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं। मैंने एक बार एक आंदोलनकारी हैं, हमारे इंद्रेश भाई हैं, इंद्रेश भाई, उनसे बोला यार, मैंने कहा तुम मैं मतलब पर्सनली मैंने बोला, मैं उनको चाहता हूँ कि यार वो एक बार विधानसभा में आए, मेरी इच्छा है, क्योंकि मैं उनको लड़ते हुए देख रहा हूँ 90s से, मतलब मेरी उम्र के होंगे वो भी, उसी दौर में से मैं देख रहा हूँ उनको भी लड़ते हुए। तो वो अभी भी लड़ रहे हैं। अरे तो क्या बदला? वो तब भी लड़ रहे थे जब हम यूपी का हिस्सा थे, और अभी लड़ रहे जब हम यूपी से अलग हो गए, अपना स्टेट बन गया। तो इसका मतलब बदला कुछ नहीं है, और वो आदमी वही का वही है, वो वही लड़ रहा है। तो ऐसे लोग हमारे पास बहुत हैं जो लीड कर सकते हैं, जिनके पास आइडियाज है, जिनके पास पॉलिसीज है, पहाड़ों को लेके समझ है, संवेदनाएं हैं, जो हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मैं एक जानता हूँ, पीजी भट्ट जी है। वो नेवल कैप्टन रिटायर्ड है, बैंगलोर में वो बेस्ड हैं। वो क्या करते हैं, वो दिन भर बैठे रहते हैं कंप्यूटर पे, और वो गवर्नमेंट का डेटा करते हैं। उनकी क्या स्पेशलिटी वो है, इलेक्शन डेटा पे है। वो दिन भर बस इलेक्शन डेटा स्क्रॉल करते हैं, वो एनालिसिस करते हैं, कमियां निकालते हैं इलेक्शन प्रोसेस की, और ईसीआई को भेजते रहते हैं। उनका यही काम है। वो कुछ नहीं करते, सिर्फ यही करते हैं। उनको कुछ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते भी नहीं उन्हें। मैं क्योंकि पिछले थोड़ा मैं भी थोड़ा इलेक्शन कैंपेन वगैरह में काफ़ी हो रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन के साथ मैंने भी प्रोजेक्ट करे थे, तो उस चक्कर में उनसे मुलाकात हुई।
और उन्होंने बताया कि मैं क्या, ऐसे हजारों लाखों लोग हैं, कहते इसीलिए देश चल रहा है। कहते अगर हम जैसे लोग ना हो तो कहते देश खत्म है। कहते हाँ। हम, कहते उनका काम, और उनके जो उन्होंने मेरे को ईमेल दिखाई थी, जो उन्होंने उस समय ड्राफ्ट कर रहे थे, मतलब वो ऐसे ईमेल कर रहे थे कि जैसे होता है ना कि हाँ भाई मैं तुम्हारा मालिक हूँ, हाँ। तुम नौकर हो मेरे, ये मैं हुक्म दे रहा हूँ, इसको करो, ये प्रोसेस सही करो, ये खराब है। हाँ, हाँ, हाँ। तो मतलब वो इनका बड़ा ऐसा, वो कहते थे कि कहते हो कि ऑब्वियसली दे आर आवर सर्वेंट्स, कहते दे नीड टू लिसन अस, क्योंकि हम कहते रहे अफसर है। तो वो मतलब वो कहते हैं कि हम जैसे लोग, जैसे आप कह रहे हो इंद्रेश भाई, हाँ। मैं कुछ नहीं रहा, वो पीजी भट्ट जी, चलो इंद्रेश भाई को तो उत्तराखंड में लोग जानते हैं, पीजी भट्ट को मैं, उनको पीजी भट्ट जी को तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि लोग जानते भी नहीं हैं। मैंने बताया आपको, तो आप अगर आप उनके बारे में थोड़ा रिसर्च करोगे तो आपको मिलेगा, लेकिन जनरली कोई नहीं जानता। वही मैं कह रहा हूँ, ऐसे लाखों लोग हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो कैपेबल हैं लीड करने के लिए, लेकिन अब चुनाव इन लोगों ने इतना महंगा कर दिया, जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, इन्होंने इलेक्शन को इतना महंगा कर दिया है कि वो लड़ ही नहीं सकते। मतलब डेमोक्रेसी हाईजेक है एक तरह का, है ना? मतलब ये नहीं है, आप क्योंकि क्वेश्चन करो तो हाँ नहीं, मतलब बहुत इतना महंगा हो गया है कि जो हमारे जेन्युइन लोग हैं वो लड़ ही नहीं सकते। और इतनी हमारी राजनीतिक चेतना पता नहीं क्या हो गया हमारे उत्तराखंड की, वो ऐसे लोगों को देख ही नहीं रही है कि यार ये आदमी का जाना जरूरी है। मतलब ये पॉलिटिकली हम लोग ना बंजर हो गए हैं। तो ये बड़ा दुख होता है कि यार जो जेन्युइन लोगों को पहुंचना ही चाहिए वहां पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा ना एक सिमिलैरिटी हिमाचल में भी है। हालांकि मेरी बाद में इसके व्यूज थोड़े डिफरेंट हो गए, बट कैप्टन विक्रम बत्रा, हाँ। उनकी मम्मी ने चुनाव लड़ा, उनकी जमानत जब्त हो गई। हाँ। वो कैप्टन विक्रम बत्रा जिसपे सारा देश वो करता है। हम एक क्रिमिनल की वाइफ, अगर क्रिमिनल जेल में है तो इमोशन में उनको जिता देते हैं, हाँ। कि उनकी वाइफ है जिता दो। लेकिन एक बच्चा जो शहीद हो गया देश के लिए जवानी में, उनकी मम्मी की जमानत, अरे कम से कम इतने तो दे दो कि जमानत जब्त ना हो। तो ये भी नरेंद्र सिंह नेगी जी ने जो बात कही ना आपको, एग्जैक्टली वो भी यही है, वो यही सबक है। अब एक कलाकार है, तो वही सही बॉडी के जो है, कलाकार है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो गए एक बीजेपी में गए और वो हार गए इलेक्शन। हाँ। और वो कई अपने साथी कलाकारों से नाराज हुए कि आप मेरी मदद के लिए नहीं है, कैंपेन के लिए नहीं है। आप शायद समझ लोगे, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। तो अब क्या हुआ, उनका एक बहुत अच्छा नाम था कि यार ये तो क्या विटी कॉमेडियन है, लेकिन उस इलेक्शन के बाद ना वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए, अब कहीं नहीं दिखते वो, नहीं कर पाए, क्योंकि जब वो खड़े थे मंच में लोग गालियां बक रहे थे उससे पहले कोई। आपका फील्ड जो था ना, आपको अपनी ताकत का अंदाजा होना चाहिए था कि मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक। एग्जैक्टली, है ना? हालांकि ये भी ऐसा नहीं है कि हम दूसरी फील्ड में नहीं जा सकते, कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि यार मैं कल को कहीं इलेक्शन लड़ूं या कुछ कर, कैपेबल हूँ, कर सकता हूँ, लेकिन उसकी अलग तरह की शर्तें हैं, सिस्टम में भी आपको नहीं हो सकता। तो इसलिए आप जहाँ हैं वहां से अगर जो कर सकते हैं, कम से कम उतना तो करना ही चाहिए। जिस फील्ड में आप हैं, जो आपके भीतर जो कैपेबिलिटी है, कम से कम उसको दिखाइए कि नहीं यार आप अपने स्टेट पे कितना कर सकते हैं, जो कुछ कर सकते हैं। अब इंद्रेश भाई कर ही रहे हैं ना, लड़ रहे हैं ना, जो कर सकते हैं वो कर ही रहे हैं। हम लोग को इंद्रेश भाई से मिलना था, पर वो थोड़ा सा टाइम का क्लैश हो गया, वो देवप्रयाग गए थे, तो पर इंद्रेश भाई के साथ मैं आप लोगों को जरूर वो कराऊंगा, क्योंकि प्लान है उनके साथ। और उनका स्ट्रगल, जैसे अभी मनु भाई बता रहे हैं, वो तो खैर माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि एक तो वो लेफ्ट पार्टी से आते हैं जिसका पॉलिटिकल वजूद है ही नहीं उत्तराखंड में। अच्छा, बहुत कम लोगों को पता है ये बात कि उत्तराखंड में और हिमाचल में जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वो लेफ्ट डोमिनेट करता है, लेकिन जैसे ही वो लोग कॉलेज से निकलते हैं फिर वो अपना लेफ्ट राइट हो जाते हैं, टुवर्ड्स राइट हो जाते हैं या सेंट्रिक हो जाते हैं। खैर वो एक अलग मुद्दा पे डिस्कस करेंगे। तो बड़ा मज़ा आया मनु भाई के साथ, और बात करिए आगे भी मैं करूँगा। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ आपसे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने भी उत्तराखंड के ऐसे अनसंग हीरो हैं जिन्होंने अपने लेवल पे छोटा है बड़ा कुछ काम किया है, उनके साथ हम बात करेंगे, उनकी बातें आप तक लाएंगे। एंड ऑफ द डे हम सब यही चाहते हैं कि जो राज्य उत्तराखंड बना था, वो जिन मूल्य पे बना था, जिन आशाओं पे बना था, वो जल्दी फुलफिल हो। और इसी उम्मीद के साथ मनु भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आई होप आप आगे ही ऐसे निरंतर जो आप धीरे धीरे छोटे छोटे जो कहते हैं ना पोकिंग करना सॉन्ग्स में, वो आप करते रहें। और प्लीज़, और बीइंग एक्टिव इन क्या कहते हैं ना मीडिया, फिर भी आप उस चीज़ को सामने लाते हैं बिना किसी झिझक के, डर के, तो आई थिंक इट्स कमेंडेबल। तो आई विश यू वेरी गुड लक। और दोस्तों बहुत धन्यवाद देखने के लिए, जुड़े रहिए और महान व्यक्ति और महान पर्सनैलिटीज के साथ आपके साथ आएंगे। नमस्कार।